दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रयोगवाद, प्रगतिवाद और नई कविता। यहाँ पर देखा जाए तो इनसे आपके बनने वाले हैं 8 प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप मॉडल पेपर लगाइए या आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाइएगा, है ना। प्रयोगवाद जैसे नई कविता है और यहाँ पर प्रगतिवाद है, आज्ञे के बारे में, रामधासी दिनकर के बारे में, है ना, मंगलेश डबराल के बारे में। ये ढेर सारी जो रचना होती हैं, क्वेश्चन बनते हैं, वो यहीं से बनते हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर प्रयोगवाद का नाम सुन के ही डर जाते हैं कि अरे ये क्या है, जबकि यहाँ पर क्वेश्चन जो आपके होते हैं बहुत प्यारे प्यारे बनते हैं। रामधासी दिनकर के बारे में बनेंगे, आज्ञे के बारे में बनेंगे, है ना। यानी देखा जाए तो ये बहुत बेहतरीन टॉपिक है और लगभग आपके 7 से 8 क्वेश्चन आपको पक्के हैं। 1 घंटे में आपको पूरे ये नंबर कवर करना है। हमने आपको पहले भी कवर करा दिया है, प्लेलिस्ट में आपने देखा होगा। नहीं देखा है तो हम रिवीजन के माध्यम से, स्पीड के साथ, ये क्लासों के माध्यम से आपका रिवीजन आपको करा दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए नमस्ते, जय हिंद, वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है, बहुत बहुत वेलकम है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सुपर फास्ट तरीके से, है ना। 1 घंटे में लगभग कवर करना है और लगभग 8 नंबर आपको कवर हो जाएंगे इसी वीडियो से। ये पक्के हैं 8 नंबर, ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और आपसे कह रहा है, हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है वो धारा आपकी है कौन। तो याद रखना यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, ए नंबर हो जाएगा, प्रगतिवाद हो जाएगा। यानी 1935 से आगे कुछ वर्ष, यानी कुछ वर्ष मतलब 1936 से लेके 1942 का बीच का जो समय है वो प्रगतिवाद युग का समय है। याद रखना है कितना है, 1936 से लेके 42। अभी आपको थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। तो आपका आंसर क्या हो गया सर, ए नंबर हो गया। यानी प्रगतिवाद में देखा जाए तो मार्क्सवादी चेतना की व्यक्ति देखने को मिलती है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि प्रगतिवादी काव्य सृष्टि जो आपकी है कैसी है। तो प्रगतिवादी काव्य सृष्टि जो आपकी है कैसी है, वर्ग चेतना प्रधान है। कैसी है, वर्ग चेतना प्रधान है। यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आपकी थोड़ी सी आपकी थ्योरी पढ़ेंगे, क्योंकि इस थ्योरी से जब पढ़ेंगे ना तो यहीं से क्वेश्चन आपको निकल के आएंगे। जितने भी क्वेश्चन सोल्व करोगे वो सब यहीं से आ जाएंगे और कोई भी बुक आप उठाएंगे सबकी थ्योरी आपको इसी बुक में मिल जाएगी। पूरी निचोड़ थ्योरी आपको यही है, ठीक है ना। तो देखो आपसे कह रहा है प्रगतिशील काव्यधारा का जो समय है वो 1936 से लेके आपके 42 है। कहीं कहीं पर आपको 43 मिल जाएगी, लेकिन आपका याद रखना 1936 से लेके 42 का जो समय है वो प्रगतिवादी काव्यधारा है। अब यहाँ पर बहुत क्वेश्चन बनता है प्रगतिशील लेखक संघ। अब देखिएगा कि मुल्क राज आनंद, सज्जाद जहीर, ज्योति घोष और अन्य के या एवं अन्य के सहयोग से भारत से की ओर से, यानी भारत की ओर से देखा जाए तो इंग्लैंड में सर्वप्रथम जुलाई 1935 में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी। यानी कहाँ हुई थी, सर्वप्रथम आपके इंग्लैंड में, ठीक है ना। अब याद रखना इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था वो आपके भारत में हुआ। ये कब हुआ था, तो अप्रैल 1935 में कहाँ हुआ, लखनऊ में हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता किया था वो आपके मुंशी प्रेमचंद ने किया था। याद रखना प्रगतिशील लेखक संघ का पहली जो आपकी कह सकते हैं अधिवेशन हुआ था वो आपके भारत में कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आपका हुआ था और अध्यक्षता किया था मुंशी प्रेमचंद ने। जबकि इसके दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। अभी सब कुछ क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है ना। यहाँ पर देखो दिया गया है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने सुमित्रानंद पंत की रचना युगवाणी को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना है। यानी युगवाणी को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवाद काव्य माना है, जो कि सुमित्रानंद पंत की रचना है और माना किसने है, डॉक्टर बच्चन ने माना है। नेक्स्ट पॉइंट आपसे देखो दिया गया है कि प्रगतिवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अगर पूछे, क्या पूछे, प्रगतिवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अगर पूछता है तो 1942 में मुक्तिबोध ने अपने एक लेख प्रगतिवाद एक सृष्टि, क्या है, प्रगतिवाद एक सृष्टि, आगामी काल में किया था। याद रखना है इस शब्द का, यानी प्रगतिवाद शब्द जो दिया है वो मुक्तिबोध ने दिया था, याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि नागार्जुन को उनकी मैथिली भाषा में रचित रचना पत्रहीन नग्न गाछ के लिए 1909 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यानी नागार्जुन को उनकी एक रचना थी पत्रहीन नग्न गाछ के लिए, मैथिली भाषा के लिए 1909 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखो आपसे दिया गया है कि डॉक्टर बच्चन ने सुमित्रानंद पंत की युगवाणी को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना है। अभी आपको पढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखो आपसे दिया गया है कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने कालक्रम की दृष्टि से रामेश्वर करुण कृत ब्रज भाषा काव्य जो दिया है करुण सतसई को प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना है। अभी देखो युगवाणी को बच्चन ने माना था, लेकिन रामेश्वर कृत, है ना, ब्रज भाषा में करुण सतसई को प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना है, जो कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने माना है, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट पॉइंट आपसे दिया गया है कि सन 1934 ईस्वी में गोरकी के नेतृत्व में रूस में सोवियत लेखक संघ की स्थापना हुई। यानी याद रखना सोवियत लेखक संघ की स्थापना कहाँ हुई थी, रूस में, और गोरकी के नेतृत्व में 1934 में हुई थी। और यह विश्व का पहला लेखक, क्या है, यह विश्व का पहला लेखक संगठन था।
विश्व का पहला लेखक संगठन जो था ये गेर्की के नेतृत्व में सोवियत लेखक संघ था। नेक्स्ट पॉइंट देखो आपसे दिया गया है, क्योंकि अलग अलग जगह हर जगह हुआ है और आप एक स्टैंडर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 2-3 डाटा पता होना चाहिए, है ना, जो कि आपको एग्जाम में पूछा भी गया है। यहाँ पर देखो 1935 में हेनरी बारबूस की पहल पर पेरिस में E.M. फोर्टर ने प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किया। यानी अगर आपसे पूछे पेरिस में तो आपके हेनरी बारबूस ने किया था 1935 में, रूस में आपके 1934 में हुआ था, है ना। यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट आपसे देखो दिया गया है, जो कि अभी ये पॉइंट आपने पढ़ा था कि भारत में जो आपका हुआ था, भारत की तरफ से सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ था, वो आपके 1935 में हुआ था। ये अभी आपने पढ़ लिया है, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट पॉइंट आपसे देखो दिया गया है, जो आपसे पॉइंट पूछा जाता है कि प्रगतिवाद का सिद्धांत आधार मार्क्सवाद का द्वंद्व भौतिकवाद है। यानी ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। आधार जो आपका है वो क्या है, मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। राजनीति के क्षेत्र में समाजवाद या साम्यवाद है, और साहित्य के क्षेत्र में आपका प्रगतिवाद में। यानी जब हम लोग साहित्य में पढ़ते हैं तो वही चीज़ प्रगतिवाद होता है, जब राजनीति में होता है तो वही समाजवाद, जिसको हम लोग साम्यवाद कहते हैं। वहीं पर जो सैद्धांतिक आधार होता है वहाँ पर हम लोग मार्क्स का द्वंद्व भौतिकवाद कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखो अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि डॉक्टर बच्चन ने नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा दिया है। तो नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी जाती है किसकी, नागार्जुन की कविताओं को दिया जाता है, जो कि संज्ञा दिया है डॉक्टर बच्चन ने, ठीक है। तो ढेर सारे पॉइंट पढ़ा। अब आप देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, कह रहे हैं द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद का जो काव्यधारा का आधार है वो आपका है क्या। 3 नंबर आपका दिया गया है, तो आप कहेंगे सर ये आपका है प्रगतिवाद है ना। द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्यधारा का आधार है, तो आपकी प्रगतिवाद है, ऑप्शन आपका बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है। तो आपको मालूम है विश्व के बाहर भी, मतलब आपके भारत के बाहर भी हुई है। यानी ऐसी जो आपकी संस्था होती है वो आपकी कैसी, अंतर्राष्ट्रीय है, क्योंकि आपके इंग्लैंड में हुई, आपके रूस में भी आपकी हुई, है ना, और फ्रांस में भी आपकी हुई। कहीं ना कहीं देखा जाए अंतर्राष्ट्रीय आपकी, ऑप्शन आपका बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। प्रगतिशील लेखक संघ की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप कहेंगे सर प्रेमचंद ने किया था, जो आपके लखनऊ में हुआ था, है ना। कहाँ हुआ था, लखनऊ में हुआ था, याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, प्रेमचंद हो जाएगा। आइएगा क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया 6 नंबर में, लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। बिल्कुल फटाफट सॉल्व करना है। 5-6 पॉइंट अगर आप थ्योरी के पढ़ लेते हैं तो इसके बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे बिल्कुल हलवा वाले होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, आप कहेंगे सर इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा प्रेमचंद ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, प्रेमचंद ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई थी। तो भैया कब की गई थी, 1936 में की गई थी, 1936, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, लखनऊ में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से आपकी हुई थी। ये सब क्वेश्चन आपके पूछे गए, हमने बताया भी ये सब क्वेश्चन आपके टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, है ना, इन सब की क्वेश्चन आपके हैं। तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से आपकी हुई थी। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये सर जी मुल्क राज आनंद और सज्जाद जहीर, आपके ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, सी नंबर आपका हो जाएगा, है ना। और ज्योति घोष भी आपके थे और भी आपके लोग थे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है। प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान आपका देखने को मिलता है। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपके छायावादी, रोमनिक, पलायनवादी प्रवृत्ति, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना, मार्क्सवादी प्रभाव, ये सभी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। यानी प्रगतिवाद को जो जन्म दिया इन सब कारणों ने दिया, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है। यानी प्रगतिवाद में हम आप लोग जानते हैं यथार्थवाद, पदार्थवाद, समाजवाद, लेकिन रूपवाद नहीं है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपके प्रगतिवाद के अंतर्गत रूपवाद का कोई विचार नहीं है। यहाँ पर आंसर आपका जो हो जाएगा बी हो जाएगा। प्रगतिवाद में आपका होता है यथार्थवाद, पदार्थवाद, समाजवाद, ये आपके शामिल हैं, तो इसका आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया और आपसे कह रहा है निम्नलिखित प्रवृत्तियों में से एक प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है। यानी प्रगतिवाद आपने देखा कि अभी आप और भी पढ़ेंगे, प्रगतिवाद में कह रहा है धर्म, ईश्वर और प्रगतिवाद में आस्था। तो आपको याद रखना प्रगतिवाद में धर्म और ईश्वर पर कोई फोकस नहीं किया गया है, यानी इसके आस्था में कोई मतलब नहीं है। प्रगतिवाद का मतलब धर्म, ईश्वर या व्यक्तिवाद से कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए आपका पहला ऑप्शन आपका ये नहीं होगा। लेकिन सामाजिकता का आग्रह, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति और शोषक वर्ग के प्रति घृणा, जन सामान्य के प्रति लोकमंगल की कामना, ये जरूर आपकी है, तो आपका फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सर जी वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम है। तो याद रखना ये नाम है आपके नागार्जुन का नाम है। क्या है, नागार्जुन का नाम है।
इन्हें बाबा के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिए, बाबा के नाम से भी इनको जाना जाता है, यानी बाबा के नाम से प्रसिद्ध जो कवि नागार्जुन है, इनका वास्तविक नाम था वैद्यनाथ था। ठीक है, इनका जन्म आपका 1911 में आपके मधुबनी बिहार में हुआ था। कहाँ पर? बिहार में हुआ था। तरौनी नामक एक गाँव है, तरौनी नामक गाँव में आपका हुआ था, याद रखना है। ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए अगले पॉइंट में आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, उससे पहले भैया इनके बारे में पढ़ लेते हैं। ऐसे ही हमारी पूरी नोट्स आपकी होगी, यानी हिंदी साहित्य की अगर आपने पढ़ा है तो ऐसे ही आपको मिला होगा, आपको आधुनिक पढ़ा होगा, आपने छायावत पढ़ा है, ऐसे ही डिटेल में आपको मिलेगी। हर एक रचना की डेट भी आपको मिलेगी। जो आप लोग इतनी ढेर सारी मोटी मोटी नोट्स बनवा देते हैं किसी न किसी चैनल में, किसी कोर्स भी आप लेंगे तो उसमें आपको खूब मोटी मोटी नोट्स बनवाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ पर नोट्स की जरूरत नहीं होती है। आप इतना पढ़ेंगे, इसी से सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो, नागार्जुन का संक्षिप्त जीवन परिचय में आपसे वही पॉइंट पढ़ना है जितना जरूरी है, रामलीला नहीं पढ़ना है। देखो, इनका जन्म आपके 11 है ना 1911 और मृत्यु आपकी 1998। जन्म हुआ था तरौनी, जो कि आपके दरभंगा में है। मूल नाम जिनका जो था वह क्या था भैया? वैद्यनाथ मिश्र था। माता पिता यानी यहाँ पर देखे गोकुल मिश्र और उमा देवी, ये इनके माता पिता हैं। इनका उपनाम क्या था भैया? तो आपको नाम यात्री और नागार्जुन भी था। बाबा के नाम से भी इनको जाना गया है। यहाँ पर देख सकते हैं एक पॉइंट दिया गया है कि नागार्जुन का पहला साहित्यिक उपनाम क्या था? तो नागार्जुन का पहला साहित्यिक उपनाम था यात्री। क्या था सर जी? यात्री था। संस्कृत और मैथिली में ये यात्री नाम से कविता लिखते थे, याद रखना है। संस्कृत और मैथिली में ये यात्री नाम से ही कविता लिखते थे। नेक्स्ट पॉइंट देखो दिया गया है कि नागार्जुन की खड़ी बोली में सर्वप्रथम प्रकाशित रचना कौन सी है? राम के प्रति। ये नागार्जुन की खड़ी बोली में सर्वप्रथम प्रकाशित रचना है, जो कि सन 1935 में लाहौर से निकलने वाली साप्ताहिक पत्रिका विश्व बंधु में छपी थी। नागार्जुन को रचनाओं का क्रम आपसे पूछा गया है। आप एग्जाम में से अच्छे एग्जाम की जब तैयारी कर रहे होते हैं तो वहां पर आपकी ईस्वी भी पूछ लेता है ना, क्रम पूछ लेता है कि नागार्जुन की रचनाओं का क्रम बताइए, कौन सी रचना पहले आई, कौन सी बाद में आई। तो हमारे यहाँ पर पढ़ने में आपको यही फायदा होगी कि हर एक रचना की डेट आपको मिलेगी। यहाँ पर देखिए युग धारा आपकी 1953 है। ठीक है, जो ज़्यादा से ज़्यादा पूछी जाती है वही आपका है, युग धारा 1953 है। इसके बाद देखो खिचड़ी विप्लव देखा हमने, है ना। सतरंगे पंखों वाली आपकी, देखो ये आपके ढेर सारे हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपसे ज़्यादा पूछी जाए वही हम आपको बता रहे हैं। बाकी स्क्रीनशॉट यहाँ पर लेना है तो ले लीजिएगा, अगर आपने पैसा पे करके आपने नहीं लिया है नोट्स तो। लेकिन अगर आप हमारे ऐप में जुड़े हैं तो आपको यहाँ पर नोट्स मतलब स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐप में आपको ये क्लास नोट्स वाले फोल्डर में आपको मिल जाएगी, तो आपको इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने 99 रुपये आपने पे किया है तो आपको ये सब सुविधा हमारे ऐप में आपको मिल जाएगी। यहाँ पर देखो दिया गया है युग धारा 1953 और इसके बाद भस्मांकुर आपकी 1971 है, तालाब की मछलियाँ आपकी 1975 है। ये नागार्जुन की कुछ रचनाएं हैं। इसमें देखो जाए जो आपकी पूछी गई है क्या कि नागार्जुन की कृति जो भस्मांकुर है ये एक खंड काव्य है जो बरवे छंद में है। याद रखिए, नागार्जुन की एक कृति है यानी रचना है भस्मांकुर, जो कि एक खंड काव्य है और ये बरवे छंद में है। नेक्स्ट पॉइंट देखो दिया गया है कि नागार्जुन ने मैथिली भाषा में पत्रहीन नग्नगाछ शीर्षक से काव्य लिखा, जिसमें 52 कितने सर जी? 52 कविताएं संकलित है। यानी पत्रहीन नग्नगाछ शीर्षक से काव्य लिखा है और इसमें देखा जाए तो 52 कविताएं संकलित हैं जो कि मैथिली भाषा में है। और इस कृति के लिए 1968 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। नेक्स्ट पॉइंट देखो आपसे दिया गया है कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा दिया था। नागार्जुन को राजनीति कवि के रूप में भी जाना जाता है। नागार्जुन को राजनीति कवि के रूप में जाना जाता है। इनकी देखिए कुछ रचनाएं आपकी हैं, जैसे बादल को घिरते देखा, ठीक है ना, पाषाणी सिंदूर हो गया, यहाँ पर कालिदास भी इनकी आपकी रचना है, ठीक है ना। और नागार्जुन को प्रगतिवाद का सलाहकार पुरस्कार भी कहा जाता है। नागार्जुन को प्रगतिवाद का सलाहकार पुरुष भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? नागार्जुन को प्रगतिवाद का सलाहकार पुरुष भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो दिया गया है शिव मंगल सिंह सुमन का जीवन परिचय में कुछ पॉइंट आपके हैं, क्योंकि यहीं से अभी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सर जी इनका जन्म स्थान पूछा जाएगा तो आपके झगरपुर, जो कि उन्नाव में हुआ था। शिव मंगल सिंह सुमन का जो आपका जन्म है वो आपका कहाँ पर? तो आप कहेंगे झगरपुर, जो उन्नाव में पड़ता है। मूल नाम इनका शिव मंगल सिंह था और इनका उपनाम क्या है? सुमन आपका है। और इसके बाद प्रथम संग्रह जो आपकी हिल्लोल है, हिल्लोल क्या है? शिव मंगल सिंह सुमन की पहली जो रचना है प्रथम संग्रह है हिल्लोल, जो कि आपकी 1939 में हुआ था। इनकी कुछ रचनाओं में देखा जाए तो युग का मोल, जो कि 1945 में। इसके बाद मिट्टी की बारात, जो कि आपकी 1972 में। इसके बाद देखा जाए तो सर जी सुमन की प्रमुख कविताओं में से देखा जाए तो कलकत्ते का अकाल, कलकत्ते के अकाल, ये भी इनकी क्या है? कविता है, याद रखना है, ठीक है ना। तो ये महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं वो आपकी हुई। अब आइएगा क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं? चलिए भाई, नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं? आपको फटाफट जवाब देना है। सर जी ये जो आपके आते हैं वो किस काव्यधारा के हैं? तो आप कहेंगे सर जी हम तो पढ़ते हैं प्रगतिवाद, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि नागार्जुन की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी खड़ी बोली में नहीं लिखी गई है?
यानी खड़ी बोली में नहीं लिखी गई है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपकी पत्रहीन नग्न गाछ, जो कि यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी पत्रहीन नग्न गाछ। ये सर जी आपकी देखा जाए तो किसमें, आपके खड़ी बोली में नहीं है, तो कौन सी बोली में है, ये सर जी कौन सी बोली में है। अभी आपको बताया गया था कि सर जी पत्रहीन नग्न गाछ के लिए इनको पुरस्कार भी मिला था, है ना, इनको पुरस्कार भी आपको मिला था। और ये जो आपकी भाषा है पत्रहीन नग्न गाछ, वो कौन सी भाषा में है, एक बार सभी लोग बताइए, देखते हैं कि आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। पत्रहीन नग्न गाछ जो आपकी है ये मैथिली भाषा में है। वेरी गुड, याद रखना ये कैसी है, आपकी मैथिली भाषा में है, याद रखना है। आइएगा नेक्स्ट पॉइंट आपसे दिया गया है कि कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी जनरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार इनमें से आपके कौन हैं। तो सर जी 15 की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका आंसर इनमें से हो जाएगा नागार्जुन आपके हैं। यानी कबीर के बाद देखा जाए तो विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार आपके नागार्जुन है। ऑप्शन आपका बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि निम्न में से कौन सी विशेषता प्रगतिवादी की नहीं है। कौन सी विशेषता प्रगतिवादी की नहीं है, तो हमने कहा सर जी शोषण का विरोध हो रहा है, व्यंग्य प्रधानता है, श्रम में सौंदर्य है, लेकिन कल्पना प्रवणता ये आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है ना, यहाँ पर जो आपका आंसर आपका ए हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन जब 2 बार आप पढ़ोगे ना तो सब आपको तैयार हो जाएंगे। आपको लग रहा है ना कि बड़े कठिन है। अब देखो आपके एग्जाम में सोचो जयशंकर प्रसाद आ जाए, प्रेमचंद केवल आ जाए, तो ऐसे तो है नहीं है ना। हालांकि यहाँ के क्वेश्चन तो मिलेंगे, लेकिन आप उतना ही पढ़ के आप टीजीटी पेपर दे लो, आप एलटी ग्रेड के टीचर बन जाओ, 75,000 की सैलरी आपको मिलने लगे, ऐसा तो मुमकिन आपका है नहीं। ये पढ़ना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। देखो प्रगतिवादी समीक्षक जो आपके हैं, यानी प्रगतिवादी समीक्षक में जो आपके नाम है, ये नाम है रामविलास शर्मा है। ठीक है, ये भी आसान होता है, ये आपको कोई टीचर पढ़ाता नहीं है, क्योंकि अगर पढ़ाएगा तो आप लोग पढ़ेंगे नहीं, लेकिन आप अगर यहाँ पर पढ़ लेंगे तो आपको अच्छा सफलता मिल जाएगा। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनते हैं ना हिंदी साहित्य में, वो यहीं से होते हैं। जब 1-2 बार पढ़ लोगे ना तो ये भी आपको आसान मिलेगा। और यही पॉइंट दिया है कि प्रगतिवादी कवि आपकी कौन है, बताइएगा प्रगतिवादी कवि जो आपके हैं इनमें से कौन है। चलो हाँ बिल्कुल सही है, प्रगतिवादी जो आपके कवि हैं वो आपके इनमें से कौन हो सकते हैं। जयशंकर प्रसाद, मुक्तिबोध, केदारनाथ या आपके हरिवंश राय बच्चन। किसका किसका नाम लिया है हमने, बताओ किसका किसका हमने नाम लिया है, तो आपको पता चल जाएगा। तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर देखिए केदारनाथ अग्रवाल है, यानी केदारनाथ जो आपके अग्रवाल हैं ये आपके प्रगतिवादी के आपके हैं। ऑप्शन नंबर आपका बन जाएगा सी नंबर राइट हो जाएगा। देखो केदारनाथ अग्रवाल से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो केदारनाथ अग्रवाल की अगर हम बात करते हैं 2 पॉइंट में कि इनका जन्म स्थान आपका है कमासिन, जो कि आपकी बांदा में हुआ था। ठीक है ना, इनकी पत्नी का नाम था सर जी क्या, तो आपकी पार्वती था। और केदारनाथ अग्रवाल की अगर बात करते हैं प्रथम संग्रह युग की गंगा, क्या है, युग की गंगा है। तो देखिए केदारनाथ अग्रवाल अपनी काव्य यात्रा के आरंभिक दौर में बालिंदी, क्या है, बालिंदु उपनाम से कविता रचते थे। तब वो ब्रज भाषा में कविता और सवैया छंद में लिखते थे। ठीक है ना, इसके बाद देखा जाए तमाम कवियों की रचनाओं का अनुवाद भी इन्होंने किया है, देश विदेश कविताओं पे किया है। केदारनाथ अग्रवाल की रचनाओं में से जो हमने हाईलाइट किया है वो आपसे पूछे गए हैं, उन्हीं को पढ़ना है, बाकी और पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। युग की गंगा हो गया, अपूर्वा हो गया, फूल नहीं रंग बोलते हैं, जो सिलाएं तोड़ते हैं, गुल मेहंदी हो गया, खुली आंखें खुले डैने, ये आपके अग्रवाल की हैं। देखो इसके पहले भी हमने पढ़ा दिया है, कोई आपकी रचना ना छूटे इसलिए यहाँ पर डेट के साथ भी आपको ले देते हैं, ताकि डेट के साथ भी आपको हो। बसंत में हुई प्रसन्न पृथ्वी, ये आपकी केदारनाथ जी की हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है फूल नहीं रंग बोलते हैं, इसके रचनाकार आपकी कौन है। फूल नहीं रंग बोलते हैं सर ये केदारनाथ अग्रवाल की है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार आपके हैं इनमें से कौन हैं, तो आप कहेंगे सर ये आपके केदारनाथ अग्रवाल हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अबे सुनबे गुलाब भूत मत गर पाई खुशबू रंगो आब, इन पंक्तियों का जो संबंध है वो आपके किससे है। तो सर 21 नंबर की बात करते हैं ना, तो ये प्रगतिवादी कविता से आपका है, यानी ऐसी जो आपकी पंक्ति का संबंध है वो सजीव प्रगतिवादी कविता से है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, कुकुरमुत्ता से ली गई है। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रगतिवादी के प्रमुख कवि आपके नहीं हैं, तो प्रगतिवादी के प्रमुख कवि कौन नहीं है। तो यहाँ पर देखिए नागार्जुन है, दिनकर है, मुक्तिबोध है, लेकिन अज्ञेय जी नहीं है। अज्ञेय जी आपके नहीं है, याद रखना है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा उसी नंबर इसका राइट हो जाएगा, याद रखना है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध आपके हैं। तो भैया मुक्तिबोध आपके पूछा गया है, यानी यहाँ पर हम बात करते हैं लंबी कविता के बारे में पूछ लिया है। अच्छा, मुक्तिबोध की बात करते हैं तो इनका पूरा नाम था गजानन माधव मुक्तिबोध। ग्वालियर के मध्य प्रदेश में एक कस्बे में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने अंधेरे में जो कविता है वो लंबी कविता व्याख्या करते हुए अस्मिता की खोज की बात उठाई थी। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर अंधेरे में। क्या हो जाएगा सर, अंधेरे में, ये आपकी इनकी लंबी कविता है मुक्तिबोध। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया है चांद का मुंह टेढ़ा है, इसके रचयिता आपके हैं कौन।
चांद का मुंह टेढ़ा है, इसके जो रचयिता है वो आपकी कौन है, मुक्तिबोध हो जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी इसका सही क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, भूल गलती कविता के कवि कौन है। भूल गलती कविता के जो कवि हैं वो आपके हैं कौन, यहाँ पर देना है। तो सर जी आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, भूल गलती कविता के जो आपके हैं वो कौन है, तो आपके मुक्तिबोध हैं। यानी यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा मुक्तिबोध, आपका डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अंधेरे में कविता किसने लिखा है। सभी देखो क्वेश्चन आसान होते चले जा रहे हैं, एक बार पढ़ लिया तो आप कहेंगे सर ये मुक्तिबोध का है, ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि कामायनी एक पुनर्विचार नामक आलोचना ग्रंथ के जो लेखक वो आपके कौन है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध आपके हो जाएंगे। यानी कामायनी एक पुनर्विचार नामक आलोचनात्मक ये ग्रंथ लिखा है, गजानन माधव मुक्तिबोध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना चांद का मुंह टेढ़ा है में कौन सी कविता संकलित नहीं की गई है, कौन सी कविता संकलित नहीं की गई है। तो याद रखना इसमें एक स्वप्न कथा, भूल गलती, ब्रह्म राक्षस हैं, लेकिन जन्मदिन की धूप में, जन्मदिन की धूप में ये सर जी आपकी ये देखा जाए तो आपकी इसमें चांद की मुंह टेढ़ा में ये संकलित आपकी नहीं की गई है। तो आपका आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आपसे कह रहा है मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था। यानी मुक्तिबोध की एक पुस्तक जिसको प्रतिबंधित कर दिया गया था। सर याद रखिएगा ये आपका है भारत इतिहास और संस्कृति, भारत इतिहास और संस्कृति इसको प्रतिबंधित कर दिया गया था। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। इस पुस्तक पर मध्य प्रदेश न्यायालय में मुकदमा चलाया गया था, जिसका निर्णय था कि इसके 10 आपत्तिजनक अंशों को हटाकर इसे पुनः प्रकाशित किया जा सकता है। ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त किस अन्य भाषा में हैं। यानी त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी में भी हैं, इसके अतिरिक्त और कौन सी आपकी हैं, तो याद रखना अवधी भाषा में हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, अवधी भाषा में भी आपको मिलते हैं, अवधी बोली में यानी पूर्वी हिंदी में आपको मिलते हैं। ये पत्रकारिता से भी आपके जुड़े हुए हैं। ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, देखो यहाँ पर वासुदेव सिंह त्रिलोचन की अगर हम बात करते हैं तो इनका जन्म आपका हुआ था चिरानी पट्टी जो आपके सुल्तानपुर में हुआ था। मूल नाम जो आपका है वासुदेव सिंह था, उपनाम जो आपका है त्रिलोचन है, और इनका प्रथम संग्रह जो आपका है वो धरती है जो 1945 में प्रकाशित हुआ था। यहाँ पर देखिए गजानन माधव मुक्तिबोध ने त्रिलोचन को अवध का किसान कवि कहा है। याद रखिएगा गजानन माधव मुक्तिबोध ने त्रिलोचन को अवध का किसान कवि कहा है। ठीक है ना। इनकी रचनाओं की अगर बात करते हैं क्रम में तो देखा जाए सबसे पहले आपकी देखो धरती है 1945 में, उस जनपद का कवि हूँ 1981 में आई। इसके बाद देखा जाए तो ताप के ताए हुए दिन 1980 में है। फूल नाम है एक, है ना। अन कहानी भी कुछ कहनी है, ये भी आपसे कई बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखो आपसे पूछा गया है कि अमोला त्रिलोचन की अवधी काव्य है। क्या है, अमोला त्रिलोचन जी की अवधी काव्य है। ये देखो आपका देखो अमोला कहाँ पर लिखा हुआ है, यहीं पर मिलेगा भी, यहाँ नहीं है तो आगे आपको मिलेगा। अमोला जो आपकी है वो त्रिलोचन जी की अवधी काव्य है, 1990 में प्रकाशित हुई थी और 2700 बरवे संग्रहित हैं इसी में। अगला देखो दिया हिंदी में सोनेट लिखने के लिए त्रिलोचन शास्त्री प्रसिद्ध हैं। यानी हिंदी में सोनेट लिखने के लिए त्रिलोचन जी आपके जाने जाते हैं। राग्य राघव की अगर बात करते हैं तो राग्य राघव का मूल नाम था त्र्यंबक वीर राघवाचार्य था। राग्य राघव ने 3 आख्यानात्मक काव्य लिखे हैं, जैसे अजय खंडाहर, मेधावी, पांचाली, ये राग्य राघव की है। वहीं पर देखा जाए तो अजय खंडाहर में 3 शीर्षकों झंकार, ललकार, हुंकार से इस्ताली ग्राम युद्ध के कतिपय स्तरों का वर्णन हुआ है। राग्य राघव 2 अन्य मुक्तक काव्य हैं, पिघलते पत्थर और राह के दीपक, ये आपके हो जाएंगे। तो आइएगा एक क्वेश्चन आपके सॉल्व करना है, निम्नलिखित में से दिनकर की काव्य रचना नहीं है। तो भैया दिनकर की काव्य रचना नहीं है तो आप कहेंगे सर दिनकर की काव्य रचना पूछ लिया है, और दिनकर के यहाँ पर हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी है, लेकिन त्रिधारा नहीं है, है ना। त्रिधारा नहीं है, ये सुभद्रा कुमारी चौहान का है। किसका है, तो ये जो आपका है सुभद्रा कुमारी चौहान का है, सुभद्रा कुमारी का है, याद रखना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो दिया गया है कि हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के जो है रचनाकार वो आपके कौन। हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के जो आपके हैं रचनाकार वो आपके कौन है। तो यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा, रामधारी दिनकर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, रामधारी दिनकर हो जाएगा। याद रखना है कि रामधारी दिनकर की एक रचना है रेणुका, जो कि दिनकर का प्रथम काव्य संग्रह है। ठीक है। उर्वशी इनका दूसरा विशिष्ट प्रबंध है, जिसको गीत नाट्य भी कहा गया है, यानी उर्वशी को गीत नाट्य भी कहा गया है। ठीक है ना। यहाँ पर देखा जाए अगले पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है रामधारी दिनकर के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं तो रामधारी दिनकर के काव्य में राष्ट्रीय संस्कृति चेतना, प्रगतिवादी चेतना दोनों विद्यमान है। रामधारी दिनकर को समय सूर्य और अधैर्य का कवि कहा गया है। यानी समय सूर्य का कवि, अधैर्य का कवि किसे कहते हैं, रामधारी दिनकर कहते हैं। इनकी रचना की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए कृतियों में से रेणुका जो 1935 में, इसके बाद देखा जाए तो हुंकार आपकी 1939 में, इसके बाद द्वंद्व गीत 1940 में, कुरुक्षेत्र जो कि एक प्रबंध काव्य 1946 में आया था, रसमरथी एक खंड काव्य है जो 1952 में आया,
इसके बाद उर्वशी जो कि 1961 में एक गीत नाट्य आपका है, ये सब पूछे जाते हैं। आत्मा की आंखें, हारे के हरिनाम, धूप और धुआं, साथ में नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू, ये सब रचनाएं इनकी पूछी गई हैं, याद रखना है। अगला देखो पॉइंट दिया है कि दिनकर ने मैथिली गुप्त के सामने स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्रकवि ही माना है। यानी कह रहा है कि दिनकर ने मैथिली शरणगुप्त के सामने, यानी मैथिली शरणगुप्त को और अच्छा कवि बताया है दिनकर ने कहा है कि मैथिली शरणगुप्त के सामने वो स्वयं एक महज डिप्टी राष्ट्रकवि है, यानी छोटे हैं, है ना। दिनकर को उर्वशी महाकाव्य के लिए 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और ये गीत नाट्य भी माना जाता है। यहाँ पर देखिए संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है, संस्कृत के 4 अध्याय जो आपकी है वो किसकी है, दिनकर की है। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, दिनकर की आपकी रचना हो जाएगी, याद रखना। एक यहाँ पर जो एक रचना और कुरुक्षेत्र होता है वो भी एक काव्यात्मक गीत है। अगला क्वेश्चन दिया है कि रामधेसी दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है। तो आधुनिक युग की गीता कहते हैं, अब आप बताइएगा आधुनिक युग की गीता जो कहा जाता है वो कुरुक्षेत्र को कहते हैं। कुरुक्षेत्र जो आपका है एक काव्यात्मक गीता है, याद रखना है ना। तो आपका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि रामधेसी दिनकर की काव्यकृति आपकी कौन सी है। तो रामधेसी दिनकर की काव्यकृति क्या हो जाएगी, कुरुक्षेत्र हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा। कुरुक्षेत्र जो एक आधुनिक युग की गीता कही जाती है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि 2 राह समय के रथ का घर घर, नाद सुनो सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये पंक्ति जो आपकी है कविता कहाँ से आपकी ली गई है, ये कविता जो आपकी है रामधेसी दिनकर की है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यानी दिनकर के जनतंत्र का जन्म नामक शीर्षक से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछा गया है कि बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह इनमें से कौन है। चलो, तो बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह था, ये कुमकुम था। क्या था, कुमकुम जो दिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका डी कुमकुम इसका आंसर राइट हो जाएगा। 1936 में प्रकाशित हुआ था। और ये जो गीत है ये संग्रह का मूल स्वर आपका है यौवन के पहले उद्दाम प्रयोग, उसका से आपसे लिया गया है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका दिया है नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादक इनमें से कौन था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि नवगीत दशक 1, 2, 3 का जो संपादक था इसमें से कौन था। तो ये शंभुनाथ सिंह थे। कौन थे, शंभुनाथ सिंह थे। यानी ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट यहाँ पर क्या होगा, राइट हो जाएगा। ए नंबर से कह रहा है कि अज्ञे का पूरा नाम क्या है। चलिए बताइएगा कि अज्ञे जी का जो पूरा नाम है वो आपका है क्या। ये अज्ञे जो आपका है इनका उपनाम है, और कोई भी उपनाम जो होता है वो हमेशा क्या होता है, सिंगल इन्वर्टेड कामा में होता है। अगर किसी नाम के आगे, है ना, अगर आपके सिंगल इन्वर्टेड कामा से कोई अगर नाम लिखा है यानी वो उसका उपनाम है। तो याद रखना इनका पूरा नाम पूछा गया और आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर है, सच्चिदानंद हीरानंद वासयन, और अज्ञे क्या है, इनका उपनाम है। बात क्लियर हुई। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है वरन वह साधन है, यह कथन किस वाद से संबंधित है। तो आपका जो आंसर बनेगा वो आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, ये आपका प्रयोगवाद है। क्या है कि प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है वरन ये क्या है, साधन है। यह कथन किस वाद से है, तो आपके प्रयोगवाद से है। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि प्रयोगवादी के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि मुख्य तथ्य नाम क्या है। यानी जो प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार देखा जाए जो प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य आपका है क्या। तो इनका मुख्य तथ्य यानी मुख्य काम क्या है यानी प्रयोगवाद में, तो आप कहेंगे सर नई राहों की खोज या नई राहों का अन्वेषण। यानी जो हम लोग प्रयोगवाद में है, प्रयोग का मतलब ही होता है क्या, नई चीज़ों को खोजना। तो याद रखना प्रयोगवाद के अनुसार जो प्रयोगवादी कवि होते हैं उन्होंने नई चीज़ों को खोजा है, यानी नई राहों का अन्वेषण यानी नई चीज़ों का खोज। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। थोड़ा सा हम आपको क्या पढ़ लेते हैं, थ्योरी पढ़ लेते हैं। यानी जितने भी आप क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, जितने भी वाई के क्वेश्चन आपके हैं वो सब यहीं से आपको बनेंगे। यही क्वेश्चन अभी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में मिलेंगे। तो पहले हम आपको 2 मिनट की थ्योरी पढ़ेंगे, इसके बाद जितने भी क्वेश्चन आपके मिलेंगे सब आपको यहीं से मिल जाएंगे। थोड़ा आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ हमने कुछ सीख लिया 2 मिनट में। देखो आपसे कह रहा है कि प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले नंद दुलारी वाजपेयी ने अपने एक निबंध प्रयोगवादी रचनाएं में किया था। ठीक है, किसमें किया था, तो अपने एक निबंध प्रयोगवादी रचनाओं में किया था। आधुनिक हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के विभिन्न नाम मिलते हैं, जिसमें प्रतीकावाद, प्रपद्यवाद, रूपवाद, नई कविता आदि प्रसिद्ध आपके हैं। हालांकि जो नई कविता है वो भी प्रयोगवाद में आपको मिल जाएगा। छोटी किताबें पढ़ेंगे, आपका बहुत स्टैंडर्ड किताबें पढ़ोगे, वहाँ भी क्या किया गया है, प्रयोगवाद को और नई कविता को एक साथ कर दिया गया है। लेकिन हम आपको नई कविता के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम आपको अलग से वीडियो लेके आएंगे, क्योंकि हम आपको पढ़ा रहे हैं एक छोटे छोटे पॉइंट, और एक छोटे छोटे पॉइंट पढ़ाने मतलब होता है कि आप जो पढ़ लो बस आपके दिमाग में छप जाए और वहाँ से क्वेश्चन पूरे बन जाएं। इसलिए जो आपकी नई कविता वाला वीडियो है वो आपका अलग होगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रयोगवाद हिंदी कविता में प्रगतिवाद के समानांतर ही पनपा है। यानी जो प्रयोगवाद हिंदी कविता में प्रगतिवाद के समानांतर, जिस प्रकार से प्रयोगवाद आपका है उसी प्रकार से प्रगतिवाद, जिस इसके पहले आपने प्रगतिवाद पढ़ा, तो जिस प्रकार से प्रगतिवाद उधर से चल रहा था, इधर कुछ आपके कवि रहे हैं वो प्रयोगवाद हिंदी में आपके हैं।
हिंदी काव्य में प्रयोगवाद का जो प्रारंभ है वो आपके 1943 ईस्वी में अज्ञे जी के द्वारा संपादित जो आपके तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। चारों तार सप्तक के प्रमुख जो आपके रहे हैं वो आपके अज्ञे जी रहे हैं। ठीक है, कौन रहे हैं? अज्ञे जी रहे हैं, जो कि 1943 से माना जाता है। यहाँ पर देखो दिया है, प्रयोग तो काव्य में सदैव होते आए हैं, किंतु प्रयोगवादी काव्य का प्रारंभ इस संकलन के द्वारा ही माना गया है। यानी देखा जाए कि प्रयोग जो है काव्य में समय समय पर सब लोग करते रहे हैं, लेकिन प्रयोगवादी काव्य का जो प्रारंभ मानते हैं वो आपके यहीं से मानते हैं, जो आपका 1943 था। यानी यहाँ पर तार सप्तक से मानते हैं। तार सप्तक के कवियों को राहों के अन्वेषी कहते हैं। तो याद रखना है, तार सप्तक के कवियों को राहों के अन्वेषी कहा जाता है। यहाँ पर प्रयोगवाद के प्रमुख कवियों में से अगर बात करते हैं, प्रयोगवाद के प्रमुख कवि क्या हैं, तो आपके सच्चिदानंद हीरानंद वासन अज्ञे हो गया, गजानन माधव मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती, गिरजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे, नरेश मेहता, शमशेर बहादुर सिंह। यानी इतने ढेर सारे आपके राइटर हैं और इनकी रचना भी आपको पढ़ना है। आपने इन सबके बारे में पढ़ा होगा, लेकिन ये सब कहाँ मिलते हैं? प्रयोगवाद में मिलते हैं। यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, प्रयोगवाद की कुछ प्रवृत्तियां होती हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में अब क्वेश्चन बनते हैं। पिछली बार जो आपका LT ग्रेड हुआ था तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रयोगवाद की प्रवृत्तियां क्या हैं, यानी विशेषता क्या हैं। तो याद रखना है, प्रयोगवाद की प्रवृत्तियां हैं अहंकारवादी प्रवृत्ति का प्राधान्य, यथार्थवाद का आग्रह, निराशावाद, बौद्धिकता का प्राधान्य, क्या है? बौद्धिकता का प्राधान्य, उपमानों की नवीनता, साधारण विषयों का निरूपण और भाषा का प्रयोग। यही अभी क्वेश्चन आपको मिलेगा कि प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या हैं या इनमें से क्या शामिल नहीं है। तो याद रखना है, फिर से एक बार पढ़िए प्रयोगवाद की प्रवृत्तियों में कि अहमवादी प्रवृत्ति का प्राधान्य, है ना, यथार्थवाद का आग्रह, निराशावाद, बौद्धिकता का प्राधान्य, उपमानों की नवीनता, साधारण विषयों का निरूपण और भाषा का प्रयोग। यहाँ पर देख सकते हैं, आपसे कह रहा है कि प्रयोगवाद फ्रायड के दर्शन से प्रभावित है। याद रखना है, फ्रायड के दर्शन से प्रभावित कौन है? प्रयोगवाद प्रभावित है। प्रयोगवाद के संदर्भ में कुछ विद्वानों के मत भी आपके हैं, जैसे कि प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है, ये किसने कहा है? तो आपके प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह ये आपके डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है। प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है, ये केसरी कुमार ने कहा है। प्रयोगवाद कलात्मक अनुभव का क्षण है, ये रघुवीर शाह ने कहा है। ये कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है, यह रघुवीर शाह ने कहा है। वहीं पर नेक्स्ट पॉइंट आपसे कह रहा है कि समाज के हित में जैसी क्रांति का सतत प्रक्रिया काम में है, वैसी ही रचना के हित में प्रयोग है, ये कहा है आपके डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने यहाँ पर कहा है। ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व करना है, कितने आसान हो जाएंगे। ने प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया है, यानी प्रयोगवाद को जो सर्वाधिक प्रभावित किया है कौन? तो यहाँ पर देखो अस्तित्ववाद है। कौन है? अस्तित्ववाद है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्न में से किसका संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? किसका संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? यहाँ पर देख सकते हैं, तो जो चाहिए हमने आपको बताया है कि सर प्रयोगवाद में देखा जाए तो मनोविश्लेषणवाद है, कलावाद आपका दिया गया है, यहाँ पर अस्तित्ववाद है, लेकिन स्वच्छंदतावाद नहीं है। इसके पहले हमने आपको हिंदी साहित्य में आपको कई चीजें पढ़ाया है, जैसे छायावाद हो गया, भारतेंदु हो गया, है ना, उनमें आपको ऐसे शब्द मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर स्वच्छंदतावाद का प्रयोग या संबंध प्रयोगवाद से नहीं है। तो ऑप्शन आपका डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखो दिया गया है, निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है। जब सोचो कि आपको प्रयोगवाद प्रगतिवाद इस प्रकार से समझ में आ रहा है, तो जो चीज आप हमेशा से पढ़ते रहे हैं, भक्ति, आदिकाल, रीतकाल, भारतीय, छायावादी, वो कैसा आपके दिमाग में छपेगा? अगर देखा होगा वीडियो तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। यहाँ पर देखो दिया, निम्नलिखित में से एक कथन असत्य दिया गया है। पहला पॉइंट पढ़िएगा, आपसे क्या दिया गया है। पहला पॉइंट आपके सामने और आपसे कह रहा है प्रयोगवाद का जन्म तार सप्तक के प्रकाशन के साथ ही माना जाता है। क्या ये बात बिल्कुल सही है? क्या ये जो बात है ये बिल्कुल सही है? अगला पॉइंट देखो दिया गया है, प्रयोगवाद में प्रयोग की इष्ट नहीं साधना माना है। इसके बाद देखो दूसरा कह रहा है कि प्रयोगवादी कविता हसोन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चरित्र है। और अगला देखो दिया है कि नई कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप नहीं है। विकसित रूप नहीं है, यही बात गलत है। क्यों? क्योंकि प्रयोगवाद में नई चीजें सीखने को मिल रहा है, इसीलिए प्रयोगवाद के जितने भी कवि हैं उनको अन्वेषण कहा जाता है, राहियों के अन्वेषी। अन्वेषी मतलब हो गया खोज। तो आपका यही देखो पॉइंट क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका कौन सी है? तो प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका कहलाती है कौन? यहाँ पर जो आपके दिया है प्रतीक, क्या है प्रतीक जो आपके दी गई है। इस पत्रिका के प्रकाशन के साथ ही सुनाई दिया है, यानी तार सप्तक नामक जो काव्य संग्रह के प्रकाशित होने के उपरांत ये आपको मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि तार सप्तक का दूसरा सप्तक तीसरा सप्तक का प्रकाशन जो किया है वो किसने किया है? तो दोस्तों इस वीडियो में, इस टॉपिक में, यानी प्रयोगवाद में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको यही मिलेंगे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये मिलते हैं प्रयोगवाद में, जो आपके तार सप्तक हैं। सब कुछ आपको पढ़ेंगे, यानी तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक संपादन जो किया है वो किसने किया है? तो यहाँ पर आप कहेंगे सर अज्ञे ने किया है। अज्ञे यानी सर ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट हो जाएगा। सच्चिदानंद हीरानंद वासन अज्ञे के द्वारा तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में हुआ था।
आगे चलकर आज्ञे ने दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक ये संपादित किया था। इन तीनों सप्तकों के साथ साथ कवियों की रचनाएं यहाँ पर मिलेंगी, यानी तीन तीन जो आपके हैं, यानी 3 सप्तक है, इनमें साथ साथ कवियों की रचनाएं इसमें मिलेंगे। आइएगा नेक्स्ट पॉइंट देखो, दिया गया है प्रयोगवाद और नई कविता। अभी वो जो सब जो है ना, अभी आपको ट्रिक आपको मिलेगा यहाँ पर, ऐसे भी आपको पढ़ने को मिलेगा, एक एक पॉइंट आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो 2 पॉइंट आपके हैं, उनको पहले पढ़ लो, प्रयोगवाद और नई कविता। हमने कहा नई कविता हम आपको अलग से पढ़ाएंगे, किताबों में अच्छी किताबों में भी आपको एक साथ दे दिया है, लेकिन हम आपको अलग अलग आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिक्कत ना हो। जब आप लोग नई चीज पढ़ रहे होते हैं तो उसको समझिए कि आपको ये आया कहाँ से है। हम यहाँ पर जो सच्चिदानंद हीरानंद पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य में, वो मिलते कहाँ पर हैं, तो आप कहेंगे सर प्रयोगवाद में, तो आप तुरंत प्रयोगवाद में पहुंच जाओगे। ऐसे नई कविता के जो आपके कवि हैं है ना, और प्रयोगवाद के कॉमन मिलेंगे। तो देखो दिया है प्रयोगवाद का जो आरंभ है 1943 में सच्चिदानंद हीरानंद वासन अज्ञे के संपादक में संपादित हुआ था। तार सप्तक में 7 कवि संग्रहित हैं। प्रयोगवाद शब्द का प्रथम जो प्रयोग है नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक में किया था। अगला दिया है नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद में बैठे ठाले का धंधा कहा है, यानी नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है। अज्ञे के संपादक में 4 सप्तक प्रकाशित हो चुके हैं, जो कि तार सप्तक आपका 1943 में पहला था, दूसरा आपका 1951 में, इसके बाद तीसरा आपका है 1959 में, इसके बाद 1979 में, यानी 43, 51, 59 और आपका 79, ठीक है ना। अज्ञे ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। कितना क्वेश्चन आपके सभी रट गए। अगला पॉइंट देखो दिया है कि जो चार जो तार सप्तक है उनको याद रखना, एक क्रम आपसे इसमें पूछी जाती है ना, 43, 51 है ना, 59 और आपका 79, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखा जाए तो आपकी पहला तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक ये पढ़ेंगे और ट्रिक से भी पढ़ेंगे। यानी आपके जो पहला तार सप्तक रहा है, पहले तार सप्तक में जो कवि रहे हो कौन से रहे हैं देख सकते हैं। ये आपके अज्ञे हुए, मुक्तिबोध है, नेमीचंद जैन है, गिरजा कुमार माथुर है, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे और आपके भारत भूषण अग्रवाल, ये प्रथम तार सप्तक में है। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि प्रथम तार सप्तक में कौन कवि शामिल है। फिर आपसे दूसरा क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि दूसरे तार सप्तक में कौन शामिल नहीं है, या प्रथम तार सप्तक में कौन शामिल नहीं है। इसलिए चारों तार सप्तक के कवियों को रटना अनिवार्य है, ठीक है ना। वो आपको ट्रिक से भी आपको बताएंगे। यहाँ पर देखा जाए पहला हो गया। दूसरे अगर तार सप्तक की बात करते हैं तो दूसरे तार सप्तक में देख सकते हैं शमशेर बहादुर, हरिनारायण व्यास हो गया, भवानी प्रसाद मिश्र हो गया, रघुवीर सहाय, शकुंतला माथुर, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी जो हमारे ऐप से जुड़े हैं उनको स्क्रीनशॉट की आवश्यकता नहीं है, वो 99 में हमारी पूरी सुविधा ले सकते हैं। अच्छी खासी नोट्स आपको मिलेगी, प्रिंटेड हाईलाइट नोट्स आपको मिलेगी, 3D नोट्स आपको मिलेगी, साथ में आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी। सब सुविधा 99 में है। तो 99 अगर आपको ज़्यादा लगता है तो आप क्लास से जुड़ते रहिएगा। बाकी आपको अगर लगे कि नहीं 99 पे करने के बाद हमको वो सब सुविधा मिल जाएंगी जो हिंदी साहित्य मिलेंगी, और पहली सैलरी 75,000 में होगी और 99 हमारे लिए ज़्यादा नहीं है, तो अपना हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। बाकी आप यूट्यूब में आपको पूरी क्लासें फ्री हैं, आप पढ़ते रहिए धीरे धीरे, ठीक है। देखो दिया गया प्रथम तार सप्तक के कवि, तो भैया हमने कहा 1943 में पहला तार सप्तक आया। तो याद कैसे करेंगे पहले तार सप्तक के कवियों को, ये ट्रिक आपकी है ना। ट्रिक क्या है, अमूने गिरा प्रभा, अमूने गिरा प्रभा, यानी आ से अज्ञे हो गया, यहाँ पर मुंह से हो जाएगा मुक्तिबोध, है ना, ने से हो जाएगा नेमीचंद, और गिरा से हो जाएगा गिरजा कुमार माथुर, और प्रभा से हो जाएगा कौन, यहाँ पर देखा जाए प्रभाकर माचवे, है ना, और भा से आपका बचा हुआ है तो भारत भूषण अग्रवाल हो जाएंगे। ये आपकी प्रथम तार सप्तक है। दूसरा देखो आपसे दिया गया है दूसरे तार सप्तक के कवि में धर्मवीर और शमशेर शकुंतला का हरण करके भागे, ये ट्रिक आपकी है। दूसरे तार सप्तक जो 1952 आपका है, यहाँ पर 1952 कर लीजिएगा, ठीक है। तो ट्रिक आपकी है ये कि धर्मवीर और शमशेर शकुंतला को हरण करके भागे। तो यहाँ पर देख सकते हैं धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर, शकुंतला आपके हो गए, आपके हरिनारायण व्यास हो गए, रघुवीर सहाय, नरेश मेहता, भवानी प्रसाद मिश्र, दूसरी तार सप्तक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तीसरे सप्तक की अगर बात करते हैं तो आपके इनके कवियों में ट्रिपल के, यानी के विषम, के विषम, विषम है कि नहीं है, 3 के जो आपके विषम है, यानी कासे कीर्ति चौधरी, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण। इसके बाद देखा जाए तो आपका वी से विजय देव नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मदन वासेन और प्रयाग नारायण त्रिपाठी। तो यहां पर देखा जाए तो ये आपके हो गए कौन, तीसरे तार सप्तक के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चौथा तार सप्तक दिया है श्री अरासुरा स्वन, क्या दिया है, चौथे तार सप्तक जो आपका दिया गया है, यहां पर याद रखना है, ये आपका इस भी गलत दी गई है, यहाँ पर 79 आपका है, ठीक है, ये लास्ट वाला आपका काट दीजिएगा 19, है ना, और 79, यानी चौथे तार सप्तक का जो ट्रिक है श्री अरासुरा स्वन, यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपका श्री राम वर्मा, अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, सुमन राजे, राजेंद्र किशोर, स्वदेश भारती, नरेंद्र किशोर आचार्य, ये आपके हो गए जो चौथे तार सप्तक के, ठीक है ना। अभी आपको लगेगा कि कैसे रटना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, है ना। एक एक नंबर आपको अर्जित करना है, कैसे भी करना है। देखो तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करिए फटाफट। कह रहा है तार सप्तक का जो प्रकाशन है ये कब हुआ था, तो आपके 1943 में, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा।
यहाँ पर देखो दिया तीसरा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ था, तो हमने कहा पहला जो आपका 43 था, दूसरा 51 था और तीसरा कब था 69 में था, यानी 69 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए सर जी आपका प्रयोगवादी कविताओं की जो रचना है वो किस सप्तक में संग्रहित है, तो किस सप्तक में आपको मिलेंगे, तो आप कहेंगे सर प्रयोगवादी कविताओं की जो रचना है वो तार सप्तक में मिलेंगे, यानी आपका आंसर हो जाएगा तार सप्तक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को दिया गया है कि अज्ञेय कौन से वाद के कवि हैं, अज्ञेय जो आपके हैं कौन से वाद के कवि हैं, तो हमने कहा अज्ञेय जो आपके हैं प्रयोगवाद के कवि हैं। अब तो आपको पता चल गया ना, प्रगतिवाद मत लगाइएगा, प्रयोगवाद लगाना है, ठीक है ना। अगला पॉइंट आपसे पूछा गया है कि तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों के अन्वेषी जो कहा है वो किसने कहा है, तो राहों के अन्वेषी जो कहा है वो आपके अज्ञेय जी ने कहा है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है। हमने कहा सर जी तार सप्तक यानी पहले तार सप्तक की बात हो रही होगी, जब भी तार सप्तक पूछे इसका मतलब पहला तार सप्तक आपका है। तो पहला तार सप्तक की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर गिरजा कुमार है, मुक्तिबोध है, प्रभाकर माचवे हैं, लेकिन शमशेर बहादुर तो आपके नहीं आ रहे हैं, यानी शमशेर बहादुर का नाम तो इसमें आपको नहीं मिलेगा। शमशेर बहादुर दूसरी तार सप्तक में है, किसमें है, तो आपके दूसरे तार सप्तक में आपके हैं। अगला पॉइंट देखो दिया गया है कि इनमें से कौन तार सप्तक में शामिल नहीं है, तो हमने कहा सर जी तार सप्तक यानी पहले वाले है ना, पहले वाले में तो यहाँ पर देख सकते हैं कह रहे सर जी अज्ञेय दिया है, शमशेर है, तो हमने कहा सर शमशेर नहीं है क्योंकि शमशेर आपके दूसरी तार सप्तक में आपको मिलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तार सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं है। अधिकतर क्वेश्चन यहीं से आपके पूरे बने हैं, यानी प्रयोगवाद में अधिकतर क्वेश्चन तार सप्तक में ही पूछे जाते हैं, छोटे एग्जाम हो चाहे बड़े एग्जाम में। तो तार सप्तक में कौन शामिल नहीं है, प्रभाकर माचवे, नेमचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल, रामधारी दिनकर। तो रामधारी दिनकर तो आपको हमने पढ़ाया नहीं है, तो रामधारी दिनकर ऑप्शन में आपका दिया है, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि निम्न में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है, तो तार सप्तक का कवि नहीं है रामविलास शर्मा है, प्रभाकर माचवे हैं, भारत भूषण भी पढ़ा है, धर्मवीर भारती तो आपने पढ़ा नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, धर्मवीर भारती यहाँ पर आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कभी तार सप्तक में शामिल नहीं है। अभी अभी आपने पढ़ा कि सर जी तार सप्तक में देखा जाए तो कौन आपके शामिल नहीं है, प्रभाकर माचवे, नेमीचंद, नरेंद्र शर्मा और रामविलास शर्मा, किसका नाम आया है। चलिए किसका नाम यहाँ पर आपका आया है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका रामविलास शर्मा है ना, और भी आपके कोई है यहाँ पर देखिए कौन शामिल नहीं है, तो आप कहेंगे सर कुंवर नारायण, ये तो आपके इसमें है भी नहीं है, यानी यहाँ पर हम बात करते हैं मुक्तिबोध, ये भी आपका नहीं है। तो फिर आपका कौन कौन से आपके हो सकते हैं देख लीजिएगा, जल्दी से बताइएगा, ये तो आपने पढ़ा है, सब कुछ आपने पढ़ लिया है। तो तार सप्तक में आपके कौन नहीं है, शमशेर वाले भी आपने पढ़ लिया। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी रामविलास शर्मा, कौन है, रामविलास शर्मा जो आपके हैं रामविलास शर्मा, यानी रामविलास शर्मा और धर्मवीर भारती। चलिए इसमें देखिए कौन से आपके नहीं है। अच्छा कौन पूछा है, तार सप्तक में नहीं है, यानी तार सप्तक की जब भी हम लोग बात करते हैं तो पहले की बात करते हैं, और पहले की बात करते हैं तो प्रभाकर माचवे आपने तो पढ़ा ही होगा। इसके बाद आपके नेमचंद भी आपका दिया गया है, रामविलास शर्मा भी है और आपके नरेंद्र शर्मा है, यानी इनमें देखा जाए तो नरेंद्र शर्मा याद रखना, यहाँ पर जो दिया है नरेंद्र शर्मा ये आपके तार सप्तक में नहीं है, ये तार सप्तक में यहाँ पर आपके नहीं है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन देखो दिया है भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में हैं। तो भवानी प्रसाद जो आपके मिश्र हैं इनकी जो रचनाएं हैं वो आपको मिलेंगे दूसरे तार सप्तक में, किसमें मिलेंगे, दूसरे तार सप्तक में मिलेंगे। दूसरे तार सप्तक में आपको भवानी प्रसाद मिश्र, रघुवीर सहाय, शकुंतला माथुर, नरेंद्र मेहता, धर्मवीर भारती, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर, है ना। यहाँ पर देखो अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि है जो दूसरा सप्तक में सम्मिलित नहीं था। तो दूसरे सप्तक में नहीं सम्मिलित रहे हैं, इसका मतलब हमने अभी आपको पूरा नाम बता दिया है ना, शमशेर बहादुर, हरिनारायण, भवानी प्रसाद मिश्र, रघुवीर सहाय, शकुंतला, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती। यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपके इन सर इसमें जो आपका आंसर आ रहा है वो ऑप्शन नंबर आपका डी मुक्तिबोध नहीं है। कौन है, यहाँ पर जो ऑप्शन डी दिया है मुक्तिबोध आपके नहीं है, याद रखना है, गजानन माधव मुक्तिबोध ये आपके इसमें नहीं है। आइएगा नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपसे दिया गया है कि निम्न में से कौन दूसरा तार सप्तक में शामिल नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा यही क्वेश्चन बने हैं, तो हमने आपको हर बार बताया शमशेर बहादुर, हरिनारायण, भवानी प्रसाद, रघुवीर सहाय, शकुंतला, नरेश और धर्मवीर भारती। तो हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, इनमें से आपका जो आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर 21 नंबर दिया गया और 21 का जो ऑप्शन आपका दिया है कुंवर नारायण, यानी कुंवर नारायण जो आपके इसमें आपके नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है इनमें से दूसरा सप्तक में संकलित कवि आपके कौन है और दूसरे वाले में कौन शामिल है। तो अभी इतने ढेर सारे नाम पढ़ लिया है, रघुवीर सहाय है ना, यानी रघुवीर सहाय ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ये हमने कहा इसलिए हमने आपको ट्रिक दिया है, आपको पहले ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ लेना है, क्योंकि अगर आप प्रयोगवाद पढ़ रहे हैं तो आपको ट्रिक के माध्यम से सब आना चाहिए। सन 1951 में प्रकाशित दूसरे तार सप्तक में कौन कवित्री शामिल है।
यानी तार सप्तक में 2 कवित्री ऐसी रही हैं जो आपकी शामिल रही हैं अलग अलग में। तो आपके दूसरा तार सप्तक में आपका है 1951, और इसमें जो आपकी कवित्री के रूप में आपकी शामिल रही हैं वो कौन शामिल रही हैं? शकुंतला माथुर हैं। कौन है? शकुंतला माथुर, ये कवित्री रही हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है केदारनाथ सिंह की किस सप्तक में संकलित कवि हैं? केदारनाथ सिंह जो आपके हैं वो किस सप्तक के कवि हैं? 24 नंबर आपसे कह रहा है। तो सर ये तीसरा सप्तक में है, और तीसरा सप्तक की अगर बात करते हैं तो हमने कहा था ट्रिपल के विप्रसम, है ना। यानी यहाँ पर देखा जाए तो केदारनाथ, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, है ना, विजय देव नारायण, साथ में प्रयाग नारायण त्रिपाठी, सर्वेश्वर दयाल और आपकी मदन वासेन। तो यहाँ पर आंसर आपका सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा सप्तक में संकलित कवित्री पूछा गया है। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपके यहाँ पर कवित्री पूछा गया है कि सर जी कौन से वाले में? चौथे वाले में। पहले हमने बताया दूसरे सप्तक में कौन थी? तो शकुंतला माथुर, और यहाँ पर चौथे तार सप्तक में जो कवित्री के रूप में शामिल हैं वो आपका है सुमन राजे। कौन है? सुमन राजे, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, सुमन राजे हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है तार सप्तक का संबंध किस काव्यधारा से है? तो इतना पूरा चैप्टर ही आपने पढ़ लिया है कि ये सर जी किसकी बात हो रहा है? प्रयोगवाद की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को दिया गया है कि बसंती हवा कविता के जो रचयिता है वो आपकी कौन है? बसंती हवा कविता के जो रचयिता है वो आपकी कौन है? तो आपके केदारनाथ अग्रवाल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका डी बन जाएगा। आत्महत्या के विरुद्ध कविता का संकलन की कवि कौन है? आत्महत्या के विरुद्ध जो कविता है इसके संकलन के कवि कौन है? तो ये आपके रघुवीर सहाय हैं। कौन है? रघुवीर सहाय हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो दिया है कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि आपके कौन है? वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, क्योंकि अदर चीजें आपने बहुत बार पढ़ा है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, है ना। जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद की रचना ढेर सारी बार पढ़ी है, लेकिन ये रचनाएं आपने पहली बार भी पढ़ी होगी। जब आप हाई लेवल के पेपर दे रहे हैं तो भी उसको 2-3 बार पढ़ना ही पड़ेगा। हम तो 20 पार्ट तो बना नहीं रहे हैं, एक ही पार्ट में पूरा खत्म है, चाहे वो भक्ति काल हो चाहे छायावाद हो, एक ही पार्ट में है। आप यूट्यूब में देखेंगे 10-10 पार्ट बनाए जा रहे हैं, लेकिन हम 10 पार्ट नहीं, सिर्फ एक पार्ट देंगे। एक ही पार्ट में आपको पीवाई की क्वेश्चन, आपको थ्योरी, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब आपको मिलेंगे, वो भी आपको 30-40 मिनट के अंदर अंदर सब पूरा। तो कुआनो नदी जो कविता है इस संग्रह की कवि पूछा गया है। तो हमने कहा कुआनो नदी से क्वेश्चन बना है कई बार, याद रखिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना की अगर बात करते हैं इनमें से, तो आपकी इनमें से आपको बताया एक सूनी नाव और जंगल का दर्द। एक सूनी नाव और जंगल का दर्द किसका है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। यहाँ पर दिया है नकेनवादक नामक साहित्यिक आंदोलन के अग्रणी जो आपके हैं, तो यहाँ पर आपके होंगे कौन? नकेनवाद दिया है, और नकेनवाद में देखिए नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेंद्र मेहता, ये आपके हैं नकेनवाद नामक साहित्यिक आंदोलन से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया है घोर अनिष्ट व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है? तो ये जो आपका जुड़ा है घोर अनिष्टवाद व्यक्तिवाद, तो सर ये जुड़ा है आपके प्रयोगवाद से जुड़ा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद इस टॉपिक में एक पॉइंट और बचता है जो भी आपने पढ़ा नकिन, यानी ये पॉइंट आपका दिया है प्रपद्यवाद, यानी 1956। अब यही आपको इतना ही पॉइंट मिलेगा, और यहां से क्वेश्चन बनते हैं तो सिर्फ इतने से ही बनते हैं। यानी जो दिया गया है प्रपद्यवाद, यानी प्रपद्यवाद का प्रवर्तन जो आपका है वो नलिन बिलोचन शर्मा है 1956 में प्रकाशित नकिन के प्रबद्ध संकलन से किया गया था। प्रबद्धवाद को नकिनवाद भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बिहार के 3 कवि आपके शामिल हैं। 3 जो आपके कवि हैं, यानी नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश के नाम से जाने जाते हैं। प्रथम अक्षरों के आधार पर मानकर नकिन शब्द आपको बनाया गया है। यानी नकिन का मतलब हो गया कि इसमें 3 आपके हैं, जो 3 में विलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश, यानी इन तीनों को मिलाकर ये बनाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं प्रबद्धवाद और प्रयोगवाद में मूल अंतर क्या है। तो प्रबद्धवाद और प्रयोगवाद में मूल अंतर क्या है? प्रबद्धवाद प्रयोग को साध्य मानता है, और जो प्रयोगवाद है वो प्रयोग को साध्य मानता है। सामने और आपसे कह रहा है कि नई कविता के प्रवर्तक कौन थे? चलिए 1 का ऑप्शन देना है। नई कविता के जो प्रवर्तक थे इनमें से आपके कौन थे? तो दोस्तों नई कविता के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? अज्ञेय को मानते हैं, यानी अज्ञेय, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या बन जाएगा? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। यानी नई कविता जो वो आपकी है जो भारतीय स्वतंत्रता के बाद लिखी गई है। समझ गए ना कि नई कविता हम लोग किसे कहते हैं? ऐसी
हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि नई कविता के प्रमुख कवियों की अगर हम बात करते हैं तो जो आपने पढ़ा था प्रयोगवाद, वही सभी आपके प्रयोगवाद में आपके मिल जाएंगे। यानी अज्ञेय हो गए भवानी प्रसाद मिश्र, कुंवर नारायण, जगदीश गुप्त, शमशेर बहादुर सिंह, धर्मेर भारती, रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल, केदारनाथ सिंह, विजय देव नारायण शाही, ये आपके शामिल हैं किसमें, नई कविता की कवियों में। इन कवियों ने 1950 के दशक में प्रयोगवाद के बाद कविता में नए प्रयोग किए और अपनी रचनाओं के माध्यम से समकालीन समाज और जीवन की यथार्थवादी अभिव्यक्ति किया था। प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं में से देखा जाए जैसे आपके सच्चिदानंद हिरण्यवासन वासन अज्ञेय हैं, तो भैया यहाँ पर नई कविता के प्रवर्तकों में से एक माने जाते हैं जो कि कविता में नए प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। किसमें, कविता में नए प्रयोग के लिए। भवानी प्रसाद मिश्र जो आपके हैं गीत फरोश, सन्नाटा और खुशबू के शिलालेख, ये आपके भवानी प्रसाद मिश्र के हैं। वहीं पर कुंवर नारायण की एक रचना आपकी चक्रव्यूह है और आमने सामने इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। जगदीश गुप्त की अगर बात करते हैं तो इनकी रचनाओं में देखा जाए नाव के पांव और बोधि वृक्ष जैसी कविताओं को लिखा है, जाना जाता है, जगदीश गुप्त को जानते हैं। वहीं पर शमशेर बहादुर सिंह की बात करते हैं तो दूसरे चरण के नई कविता के प्रमुख कवियों में से एक माने जाते हैं। धर्मवीर भारती की बात करते हैं नई कविता के दूसरे चरण के प्रमुख कवि, ये भी आपके आ जाते हैं। वहीं पर रघुवीर सहाय की बात करते हैं प्रयोगवाद और नई कविता के प्रमुख जुड़े हुए आपके कवि हैं, इनके बारे में भी और आप पढ़ेंगे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना नई कविता के दूसरे चरण से आपके हैं। केदारनाथ नई कविता के कवि के रूप में, याद रखना है, नई कविता के कवि के रूप में आपके जाने जाते हैं केदारनाथ सिंह, ठीक है। वहीं पर विजय नारायण जो आपके हैं नई कविता के संपादक, यानी नई कविता में पत्रिका के संपादक और कवि के रूप में जाने जाते हैं, जो कि विजय देव नारायण आपके हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए समकालीन कविता के और उनकी रचनाएं, एक टॉपिक और बचा जाता है बीच में, इसी के बीच में होता है प्रयोगवाद और नई कविता के बीच मिलता है समकालीन कवि। तो समकालीन कवि और उनकी रचनाओं की बात करते हैं तो जैसे आपका दिया है कैलाश वाजपेयी, तो इनकी रचना आपने सुना होगा हवा में हस्ताक्षर। हवा में हस्ताक्षर किसकी है, कैलाश वाजपेयी की है। सुदामा पांडे धूमिल की बात करते हैं तो इनकी रचना संसद से सड़क तक है। और कल सुनना मुझे या की किसकी है, तो सुदामा पांडे धूमिल की है। यहाँ पर दूधनाथ सिंह की अगर बात करते हैं तो दूधनाथ सिंह की रचना है सुरंग से लौटते हुए, जो कि बहुत बार पूछी गई हैं, जितने भी आपके हाईलाइट पॉइंट आपके हैं वो सब पूछे गए हैं। और राजेश जोशी दिया है, तो हमने कहा सर राजेश जोशी की एक रचना है एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, साथ में नेपथ्य में हंसी, ये जो आपके लाल कलर से हमने किया है ना, ये बहुत बार पूछे गए हैं एग्जाम में, अभी आप ये और डबल बार पढ़ोगे। मंगलेश डबराल की एक रचना है पहाड़ पर लालटेन, जो बहुत बार देखा गया है। वहीं पर देखा जाए घर का रास्ता, है ना, यहाँ पर देखा जाए तो आपका लक्ष्मीकांत वर्मा है जिसका तीसरा पक्ष है, अतुकांत भी है। अशोक वाजपेयी की बात करते हैं घास में दुबका आदमी, ये आपकी अशोक वाजपेयी की आपकी है, याद रखना है। वहीं पर हार जीत भी आपकी हो गई, है ना, पुनर्वस जो आपका है इसमें हो जाएगा। इसके बाद आते हैं, देखो सच्चिदानंद हिरण्यवासन अज्ञेय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपके हमारे ऐसे ही नोट्स आपको मिलेंगे, है ना, ऐप में जाओगे तो ऐसे आपको मिलेंगे। कोई भी रचना होगी उस रचना में डेट भी आपको मिलेगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ऐसे, कभी नहीं हमेशा मिलता है मॉडल पेपर में कि क्रम से बताइए कौन सी रचना पहले हुई, तो वो चीज़ें आपको हम पहले यहाँ पर दे देते हैं। सच्चिदानंद हिरण्यवासन अज्ञेय जो आपका उपनाम है वो आपका अज्ञेय है, यहाँ पर याद रखना है। यहाँ पर इनका प्रथम जो आपका काव्य संग्रह है वो आपका है भाग्नदूत है। क्या है, भाग्नदूत है। अंतिम काव्य संग्रह जो आपका ऐसा कोई घर आपने देखा है, ऐसा कोई घर आपने देखा है, इनका अंतिम काव्य है। और प्रथम काव्य जो आपका है भाग्नदूत है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अज्ञेय जी का प्रथम काव्य कौन है, भाग्नदूत है, अंतिम काव्य कौन है, ऐसा कोई घर आपने देखा है। यहाँ पर देखा जाए अज्ञेय जी के कुछ काव्य संग्रह हैं जिनमें से देखा जाए तो हमने भाग्नदूत जो आपका है वो आपके 1933 में आया था। यहाँ पर देखा जाए चिंता भी आपका इन्हीं का है। वहीं पर देखा जाए इत्तलम जो आपकी है ये आपकी हरी घास पर क्षण भर हो गया, बावरा अहेरी हो गया, आंगन के पार द्वार हो गया, साथ में यहाँ पर पूर्वा भी आपका है, किसका है, तो आपके अज्ञेय जी के। ये सभी रचनाएं पूछी गई हैं अज्ञेय की है। कितनी नावों में कितनी बार, है ना, 1967 में ये प्रकाशित हुई थी अज्ञेय को और इनको पुरस्कार भी मिला है। यहाँ पर देखो दिया है अज्ञेय अस्तित्ववाद में आस्था रखने वाले कवि हैं। कैसे हैं, तो अज्ञेय जो आपके हैं अस्तित्ववाद में आस्था रखने वाले आपके कवि हैं। याद रखना है अज्ञेय को प्रयोगवाद और नई कविता का सलाहकार पुरुष भी कहा जाता है। अज्ञेय को प्रयोगवाद और नई कविता का सलाहकार पुरुष भी कहा जाता है। अज्ञेय के द्वारा कुछ कविताएं आपकी हैं और कुछ कविताओं में देखा जाए तो जैसे असाध्य वीणा है, नदी के द्वीप हो गया, हरी घास पर क्षण भर, है ना, ये क्या है, इनकी कविताएं हैं। दोस्तों याद रखना है कि असाध्य वीणा एक लंबी कविता है, इसका मूल भाव अहम का विसर्जन, यानी क्वेश्चन पूछा जाएगा अज्ञेय जी की लंबी कविता कौन सी है, तो अज्ञेय जी की लंबी कविता में आपका आता है असाध्य वीणा है, इसका मूल भाव है अहम का, है ना, विसर्जन है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है, गजानन माधव मुक्तिबोध, यानी इन्हें गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रियों का कवि कहते हैं।
याद रखिए, मुक्ति बोध को गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि कहते हैं। मुक्ति बोध के दो मुख्य काव्य कृतियां हैं, जिनमें से चांद का मुंह टेढ़ा है, बहुत बार पूछा गया है। भूरी भूरी खाक धूरे, ये मुक्ति बोध की है दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन आपसे बना है। यहाँ पर देखा जाए तो इनकी कविताओं में अंधेरे में किसकी है, तो आपकी मुक्ति बोध की है। ब्रह्म राक्षस किसकी है, आपके मुक्ति बोध की है। भूल गलती भी पूछी गई है, आपकी मुक्ति बोध की है। अंधेरे में दोस्तों याद रखना, अंधेरे में इनका है ना, अंधेरे में का पहला प्रकाशन कल्पना, ये 1964 में आशंका के द्वीप अंधेरे में नाम से आपकी प्रकाशित हुए थे। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है कि मुक्ति बोध का जो काव्य संकलन है चांद का मुंह टेढ़ा, एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है। अंधेरे में एक लंबी कविता है, याद रखना है, जो अंधेरे में दिया गया है, यानी मुक्ति बोध की लंबी कविता में जब बात आती है तो लंबे कविता में अंधेरे में है ना, अंधेरे में इनकी लंबी कविता है, किसकी, मुक्ति बोध की है, याद रखना है। यहाँ पर शमशेर बहादुर सिंह प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। जो शमशेर बहादुर, जिन्हें कवियों का कवि कहते हैं, याद रखना है, शमशेर बहादुर सिंह प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। शमशेर बहादुर सिंह की काव्य संग्रह में देखा जाए तो कुछ कविताएं ये 1959 में आपकी आई थी, कुछ और कविताएं कुछ भी हूँ, है ना, ये आपकी इनकी कविताएं हैं। तो अगर पहला पूछे तो आप बोलेंगे, लेकिन एग्जाम में पूछा गया बात बोलेगी, है ना। साथ में सुकून की तलाश, ये आपकी शमशेर बहादुर की काव्य संकलन है। शमशेर बहादुर की कविताओं में कुछ महत्वपूर्ण निम्न आपके हैं, जैसे अज्ञे जी ने कहा है शमशेर कवियों का कवि है, यानी शमशेर जो है कवियों का कवि किसने कहा है, अज्ञे जी ने कहा है। वहीं पर देखा जाए तो आपके मलयज जो आपके थे, इन्होंने कहा है शमशेर मूर्छ के कवि हैं, किसी विजन के कवि आपके नहीं हैं। यहाँ पर देखा जाए शमशेर का जो कथन है, मैं उर्दू और हिंदी का दुआब हूँ, याद रखना है, मैं उर्दू और हिंदी का दुआब हूँ, ये शमशेर जी ने कहा था दोस्तों, याद रखना है। शमशेर बहादुर की चर्चित कविताओं में देखा जाए तो टूटी हुई बिखरी हुई, अमन का राग, ये इनकी लंबी कविता है, यानी शमशेर बहादुर की लंबी कविता में जो नाम आता है वो आता है अमन का राग आता है दोस्तों, याद रखना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, कहानीकार उदय प्रकाश ने भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा है। यानी देखा जाए तो भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा जाता है, और ये जो कहा है वो आपके कहानीकार उदय प्रकाश ने कहा है, लेकिन उन्होंने खुद को गांधी का बेटा कहा है। यानी यहाँ पर देखा जाए जो उदय प्रकाश, इन्होंने भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा है, लेकिन उदय प्रकाश ने खुद को गांधी का बेटा कहा है, याद रखना है इस बात को। भवानी प्रसाद मिश्र के कुछ काव्य संग्रह हैं, गीत फरोश, है ना, चकित हो, अहे दुख, अंधेरी कविता, बुनी हुई रस्सी। देखो ये सभी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, यानी गीत फरोश, अंधेरी कविता, बुनी हुई रस्सी, इसके बाद मानसरोवर दिन हो गया, इसके बाद कालजयी जो सबसे ज्यादा पूछी गई कालजयी, है ना, ये आपकी भवानी प्रसाद मिश्र की आपकी है। यहाँ पर देखा जाए तो भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि कहते हैं, भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि कहा जाता है। भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा चर्चित कविताएं आपके हैं, कमल के फूल हो गया, सतपुड़ा के जंगल, वाणी की दीनता, टूटने का सुख, गीत फरोश, ये आपकी महत्वपूर्ण आपकी किसके, भवानी प्रसाद मिश्र के हैं, बहुत बार पूछा गया है। कमल के फूल हो गया, सतपुड़ा के जंगल हो गया, वाणी की दीनता हो गया। नरेश मेहता नए कवियों में महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं, इनकी कविता में काव्य संग्रह, ये इनका पहला आपका देखा जाए तो कवियों में महत्वपूर्ण आपके हैं नरेश मेहता, काव्य संग्रह हो गया। बोले दो चिड़ को किसका है, तो नरेश मेहता का है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका इनका प्रबंध काव्यों की अगर बात करते हैं तो संशय की एक रात, महाप्रस्थान, प्रवाद पर्व, सबरी, ये किसका है, नरेश मेहता के हैं। यानी जब काव्य संग्रह आपसे पूछे कि नरेश मेहता का काव्य संग्रह में कौन आते हैं, तो बोलने दो चिड़ को, ये किसका है, तो नरेश मेहता का है काव्य संग्रह। वहीं पर अगर आपसे पूछे प्रबंध काव्य क्या है, तो इनके प्रबंध काव्यों में संशय की एक रात, महाप्रस्थान, प्रवाद पर्व और सबरी, ये इनका प्रबंध काव्य है, याद रखना है। यहाँ पर देखो समय देवता शीर्षक कविता इनकी एक लंबी कविता है, यानी देखा जाए तो सर जी नरेश मेहता की लंबी कविता में आपकी आती है, यहाँ पर आपका समय देवता इनकी लंबी कविता है, जिसमें धरती के विभिन्न भागों की सांस्कृतिक राजनीतिक स्थिरता को दर्शाया गया है। यहाँ पर अगले पॉइंट में आते हैं, अगला पॉइंट आपका दिया गया है, तो धर्मवीर भारती मूलतः प्रेम के कवि हैं, याद रखना है, जो धर्मवीर भारती हैं मूलतः प्रेम के कवि हैं। इनकी रचना में देखिए ठंडा लोहा हो गया, अंधा युग हो गया, कनुप्रिया हो गया, 7 गीत वर्ष हो गया, देशांतर हो गया। कनुप्रिया में दोस्तों याद रखना, कनुप्रिया में राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन आपको मिलता है। देशांतर एक काव्य संग्रह है, विदेशी कविताओं का संग्रह है, यानी देशांतर जो है इनका काव्य संग्रह है किसका, धर्मवीर भारती का, और इसमें विदेशी कविताओं का एक संग्रह मिलता है। प्रेमथ्यु गाथा एक लंबी कविता है, यानी धर्मवीर भारती की कविता में एक आती है प्रेमथ्यु गाथा, एक लंबी कविता है। प्रेमथ्यु एक यूनानी पौराणिक पुरुष आपके हैं, याद रखना। एक पॉइंट आपका आ गया है, मदन व सेन का मूल नाम क्या था, मदन व सेन का मूल नाम था लक्ष्मी निवास सिंह था, याद रखना है। यहाँ पर देखा जाए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नई कविताओं में प्रमुख हस्ताक्षर, यानी नई कविता के प्रमुख हस्ताक्षर हैं इनकी कविताओं में देखा जाए काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, ये बहुत बार पूछा गया कुआनो नदी, और इसके बाद देखा जाए जंगल का दर्द, खूटियों पर टंगे लोग, ये किसका है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना आपके हो जाएंगे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कुछ आपकी चर्चित कविताएं हैं जो कि यहाँ पर आपको दी गई हैं।
यहाँ पर देखा जाए तो आपके केदारनाथ सिंह नई कविता में बिंब को बहुत महत्व देते रहे हैं, यानी जो केदारनाथ सिंह आपके रहे हैं ये नई कविता में बिंब को बहुत महत्व दिया है। केदारनाथ सिंह की कुछ आपकी कृतियां हैं, जैसे अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है ना, ये सब पूछे गए हैं। अकाल में सारस, बाघ जो कि इनकी लंबी कविता है, किसकी? केदारनाथ सिंह की है। जमीन पक रही है, अकाल में सारस, ये केदारनाथ सिंह की है, जो कि बहुत बार पूछा गया है। केदारनाथ सिंह की चर्चित कविताओं में बनारस, अनागत, फर्क नहीं पड़ता। तो क्या ना, तो मिलते हैं नए सेशन में। धन्यवाद सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।